Good morning, students. So, in our previous class, we study about the force acting on a conductor placed in magnetic field. वो फोर्स कितना होता है? F = DIL sin थीटा. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. अगर सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फील्ड के अंदर चार्ज को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है. वो फोर्स कितना लगता है? B sin थीटा. ठीक है, और फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था. फोर्स उसमें ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी पहले में, और दूसरे में क्या होगा? फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट. ठीक है, तो ये हमने ये पढ़ा था फोर्स. अब ये तो था कंडक्टर के ऊपर, ये चार्ज के ऊपर. अब मान लो कंडक्टर एक सर्कुलर शेप या रेक्टेंगल शेप में है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है. ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में. मतलब एक हम ऐसा सेटअप बनाते हैं कि जैसे ये है, ये रेक्टेंगुलर कोयल है ये. ठीक है, ये और इसके ऊपर मान लो ये एक फ्रेम है. ठीक है, इस फ्रेम के ऊपर तार लपेट दी ऐसे, ये तार इसके ऊपर ऐसे लपेट दी, तो ये कोयल बन गई. पहले तो क्या था, एक कोयल मतलब ऐसे एक कोयल थी, वो सिंगल कोयल थी, उसके ऊपर फोर्स BIL लगता है, BIL sin थीटा. ठीक है, अब ये जो कोयल है हमने ऐसे इसके ऊपर लपेट दी, ये एक टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, ऐसे काफ़ी सारी टर्न लपेट दी, और इसके अंदर हमने करंट फ्लो करवाया और इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है. ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, पहले तो हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उस पर फोर्स देखा था. उसके बाद हमने एक सिंगल वो लिया था कंडक्टर, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो कितना फोर्स लगता है? BIL sin थीटा. अब हम यही कंडक्टर है, लेकिन वो कंडक्टर लपेट रखा है किसी फ्रेम पे. ठीक है, और एक उसकी कोयल बन रही है. ठीक है, जैसे रेक्टेंगुलर कोयल बन रही है, और इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इस पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के कारण ये ऐसे घूमता है. ठीक है, जैसे मोटर घूमती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर ही वही होता है. तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर. अब देखते हैं कैसे क्या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होते हैं. तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है इसका? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल डिवाइस which converts electrical energy into mechanical energy. ठीक है, इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है? ये मैकेनिकल में. मतलब जो कोयल उसके ऊपर लपेट रखते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और करंट पास होने का उस पर फोर्स लगता है, वो घूमती है. तो इलेक्ट्रिकल किस में होगी कन्वर्ट? मैकेनिकल में होगी कन्वर्ट. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन. उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका प्रिंसिपल क्या है. तो प्रिंसिपल है इसका तो नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है, मतलब किस सिद्धांत पे काम करता है. तो इसका सिद्धांत क्या है? यहाँ पे हमने क्या किया था, ये एक जैसे मैंने बताया कि फ्रेम के ऊपर ऐसे तार लपेट रखी है रेक्टेंगुलर फ्रेम के ऊपर, और उस तार में से करंट पास और करंट पास होता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in external magnetic field, then it experiences force. ये हमने पढ़ा ही था पीछे कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है. ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया.
तो ये 2 पॉइंट हो गए, इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और प्रिंसिपल क्या है कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं एक्सटर्नल में, तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट अभी आएंगे, समझ लो जब इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेंगे डायग्राम। तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। थर्ड, आप थोड़ा इसको देखना ध्यान से, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन ही मेन है। डिस्क्रिप्शन अगर आ गया समझ में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, तो देखो डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले मैं इसमें बता देता हूँ एक बार। ये एक हमने फ्रेम लिया था और इस फ्रेम के ऊपर वायर ऐसे लपेट दी, ये वायर इसके ऊपर ऐसे। ठीक है, जैसे ये है फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया, तो वायर इसके ऊपर ऐसे ये लपेट दी एक टर्न, फिर दूसरी टर्न, फिर तीसरी टर्न, फिर चौथी टर्न, ऐसे काफ़ी सारी टर्न इसमें हमने लगा दी। ठीक है, और उस वायर के 2 हिस्से होंगे, वो 2 हिस्से यहाँ से, जैसे यहाँ से एक हिस्सा है वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और फिर ये यही आ गया। ठीक है, ऐसे है ये देखो डिस्क्रिप्शन में। ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है और इसके ऊपर ये तार लपेट रखे हैं। ठीक है, ये हमने सिर्फ वायर बनाई है जो इसके ऊपर लपेट रखी है। ठीक है, जैसे हम ये मान के चलते हैं इसके ऊपर वायर लपेट दी और फिर इसको जैसे हटा दिया तो कैसी उसकी शेप दिखेगी, मतलब रेक्टेंगल शेप। तो हमने यहाँ पे वो कोयल ही इसकी बनाई है, एक टर्न बनाई है। वैसे तो इसके ऊपर काफ़ी सारी टर्न होती है। देखो वैसे तो क्या है, ये तार ऐसे गई और फिर ये ऐसे लपेट दी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे। तो हमने ये सामने की टर्न बनाई, क्योंकि ये तो सामने को, फिर उसके पीछे ऐसे काफ़ी सारी टर्न होगी। जैसे ये है एक टर्न, दूसरी टर्न, तीसरी टर्न, चौथी टर्न, ऐसे। तो हमने ये सामने वाली बनाई इसके अंदर कोयल के अंदर, और ये यहाँ से हमने करंट पास किया ऐसे। ये करंट ऐसे गया, ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे आ गया। अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें ये यहाँ पे रखना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है प्रोड्यूस, ठीक है, वो मैंने बताया था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करना है प्रोड्यूस। तो यहाँ पे या तो कोई मैग्नेट रख दो, या क्या रख देंगे, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर का अराउंड भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। तो हमने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दी, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ पे हम एक कोयल भी रख सकते हैं ऐसे, जैसे ये कोयल, ये थी रेक्टेंगुलर कोयल ये, और यहाँ पे कोयल रख देंगे ऐसे। ठीक है, और इस चीज़ को नॉर्थ पोल बना देंगे, इसको साउथ पोल बना देंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। तो इसमें कोयल रखो चाहिए मैग्नेट रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है। तो हमको प्रोड्यूस मैग्नेट से भी कर सकते हैं और करंट कैरिंग कोयल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी करंट कैरिंग, ये सॉरी मैग्नेट कि जैसे ऐसे मैग्नेट रखी है और उसके बीच में ये कोयल रखी है ऐसे रेक्टेंगुलर कोयल, और इसमें करंट पास हो रहा है। इसमें करंट पास हो रहा है, हम यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं A B C और ये B। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया इसका, ये पार्ट तो स्टेटर है, और दूसरा पार्ट हो गया रोटर, और तीसरा पार्ट होगा कम्यूटेटर। देखो अभी इन तीनों पार्ट को हम समझते हैं। जैसा इसमें पहला पार्ट है स्टेटर, स्टेटर से मतलब स्टेशनरी, जो पार्ट स्टेशनरी रहेगा। तो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या रहेगी, स्टेशनरी, क्योंकि इनका मुख्य काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड करना है प्रोड्यूस। ठीक है, तो स्टेटर में क्या आ जाएगी, ये मैग्नेट। ठीक है, द मैग्नेट विच आर यूज टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लिखना नहीं है, बाद में लिखवा देंगे इसमें, अभी समझ लो इसको। तो स्टेटर पार्ट में क्या आ गई है, मैग्नेट। और अगर कोयल बनाई है वो हमने, जैसे अभी बनाई तो कोयल बनाई है, तो हम क्या लिखेंगे, करंट कैरिंग कोयल विच आर यूज टू प्रोड्यूस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो स्टेटर पार्ट है, मतलब वो स्टेशनरी रहता है। ठीक है, वो घूमता नहीं है। उसके बाद आता है रोटर पार्ट। अब रोटर पार्ट क्या है, ये रेक्टेंगुलर कोयल है, इसमें जब करंट पास होगा तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ऐसे मतलब ये काफ़ी सारे कंडक्टर से मिलके बनी है।
ये जो इसके ऊपर ये लपेट रखी थी कॉइल, तो ये एक कंडक्टर, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है वो हमने कैलकुलेट किया था BIL। ठीक है, फोर्स मतलब जब करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो रखे ही हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, नॉर्थ से साउथ है से, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब बात करते हैं AB हिस्से की इसकी, तो AB एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। अब किस साइड होगा फोर्स अप्लाई, वो हम इसमें चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, पहले तो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ किया। अब AB हिस्से की बात, तो AB हिस्से में करंट देखो कौन साइड आ रहा है, ऊपर, तो थंब कौन साइड आ रहा है, अंदर की साइड। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने क्या यूज़ किया, इंडेक्स फिंगर ये, और करंट कौन साइड आ रहा है, ऊपर, तो थंब देखो कौन साइड आ रहा है। ये तीनों क्या होने चाहिए, 90 डिग्री, तो ये हमने 90 डिग्री किए। अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर, तो थंब किस साइड आए, अंदर, मतलब इस हिस्से में फोर्स कौन साइड होगा अपना, ये अंदर की तरफ होगा अपना। ये ऐसे, ठीक है, इसको शो नहीं कर सकते हम, तो थोड़ा सा ऐसे हम इसमें दिखा रहे हैं, ये अंदर की तरफ फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं। इसमें करंट ऐसे, ऊपर वाले हिस्से में करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उस साइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है, तो जैसे फोर्स कितना लगता है, BIL sin थीटा, तो यहाँ पे थीटा किस किस के बीच का है, ये एंगल, ये थीटा है किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और I के बीच का या L के बीच का। ठीक है, तो I मतलब ये B और L के बीच का है, तो B ऐसे ही है और L भी ऐसे ही, तो एंगल कितना हो गया, 0। हम बात करें BC हिस्से की, तो इसमें देखो AB हिस्से में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लेंथ किस साइड थी उसकी, इस साइड थी, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये sin 90 कितना हो गया, 1, तो फोर्स कितना लगेगा, BIL। ठीक है, फोर्स 0 नहीं होगा, और किस साइड लग रहा है वो फोर्स, अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ फोर्स होगा अप्लाई। ठीक है, अब ये तो हो गया इसके लिए। दूसरा, इसकी बात करें BC के लिए, तो फोर्स ऑन, ये पहले बात करते हैं AB की, तो AB की तरफ जो AB है उसके फोर्स कौन साइड लग रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, BIL sin 90। ठीक है, L इसके हम मान लेते हैं लेंथ, ये रेक्टेंगुलर कोइल की लेंथ, और ब्रेड्थ मान लेते B। ठीक है, W लेते क्योंकि B हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो L इसकी क्या होगी, लेंथ, और W क्या होगी, विड्थ या ब्रेड्थ। तो फोर्स ऑन AB, तो यहाँ पे AB हिस्से की बात करें, तो AB हिस्से, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है, और करंट इसमें से कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट I है और लेंथ इसकी L है, और एंगल कितना B और L के बीच, 90, क्योंकि B ऐसे है और इसकी लेंथ है ऐसे, एंगल कितना हो गया, 90, तो BIL sin 90, और फोर्स किस साइड है इसमें, क्रॉस से, मतलब इनवर्ड्स, अंदर की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन हमने इसमें देख लिया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स किस साइड है, अंदर की तरफ। उसके बाद फोर्स ऑन BC, तो BC के ऊपर फोर्स कितना है, ये हो गया 0 हो गया, ये क्यों, जब पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट वही I इसमें फ्लो हो रहा है, और लेंथ कितनी इसकी, W, और साइन 0, तो फोर्स हो गया कितना, 0। ठीक है, फोर्स 0 हो गया ये। अब बात करते हैं CD की, तो फोर्स यहाँ CD में, अब मैग्नेटिक फील्ड वही भी है, करंट I वही वहाँ उसमें जा रहा है घूम के, I और लेंथ L है, और साइन एंगल कितना हो गया, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ है ऐसे, ये एंगल कितना हो गया दोनों के बीच, 90 डिग्री हो गई, तो ये कितना आएगा, और ये किस साइड है, अंदर या बाहर तरफ, तो इसमें हम लगा देंगे फिर फ्लेमिंग रूल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट कौन साइड है, नीचे, तो फोर्स फिर कौन साइड लग रहा है, बाहर की तरफ, तो फोर्स इसमें ये बाहर की तरफ लग रहा है, बस। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डॉट, मतलब आउटवर्ड्स। अब बात करते हैं AD हिस्से की, तो फोर्स ऑन AD, तो AD के ऊपर BIL, एंगल कितना है, 0, तो फोर्स कितना हो गया, 0। क्योंकि देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लेंथ भी
ऐसे ही दोनों क्या है, पैरेलल है, मतलब एंगल कितना हो गया 0। अगर एंटी पैरेलल लगाएंगे तो एंगल कितना हो जाएगा 180, साइन 180 कितना होता है 0 होता है। देखो आप थोड़ा इसको ऐसे देखते हैं, विजुलाइज करते हैं। ये हिस्सा है, ये हिस्सा देखो, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं, नाम रख लेते हैं। ये हिस्सा है ए, और ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। तो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, और फिर ये ऐसे, ऐसे करंट देखो, ये ऐसे करंट। ये ऐसे करंट है। तो पहले ए बी से की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, करंट कौन साइड जा रहा है ऊपर, तो फोर्स इसके ऊपर कौन साइड लगेगा, अंदर की तरफ, ऐसे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इस हिस्से में कितना फोर्स लगेगा, अगर ऐसे रहेगा तो ये 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है और लेंथ भी इसकी इसी साइड, एंगल कितना हो गया 0। ये तो है इस सिचुएशन में। अगर मान लो ये ऐसे होता तो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ठीक है, और करंट अब इसमें कौन साइड जा रहा है, देखो ऐसे ये जा रहा है ना ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया, करंट ऐसे, तो इसमें फोर्स कौन साइड लगता है, नीचे की साइड। देखो एक बार ध्यान से, जब ये ऐसे है तब तो कितना होगा फोर्स 0, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो ये ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इसकी लेंथ कौन साइड है, एक साइड 0 हो गया। लेकिन मान लो ये घूम के ऐसे भी तो जाएगा, ऐसे जब घूम जाएगा तो लेंथ होगी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, BIL sin 90 BIW, क्योंकि इसकी लेंथ, इसकी हमने वो कितनी है विड्थ W ली है। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट कौन साइड जा रहा है ऐसे, ये करंट कौन साइड जा रहा है, देखो ये जब इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे करंट अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, तो फोर्स कौन साइड लगी इस हिस्से पे, नीचे की तरफ। ये हो गया क्लियर। अब देखो इसके ऊपर CD में, तो CD ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट कौन साइड है नीचे, तो फोर्स कौन साइड लग रहा है बाहर की तरफ, इस पे फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, और इस पे फोर्स कितना लगेगा 0, ठीक है। और अगर ये घूम भी जाएगा ऐसे, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ये करंट ऐसे, तो फोर्स इसका कौन साइड हो गया, ये ऐसे घूम रहा है ना, ये जैसे, तो इस पे फोर्स हो गया 0, ठीक है। एंगल कितना हो गया इसका 0, इसका भी 0, तो फोर्स 0, इसका एंगल 90 है, इसके ऊपर फोर्स कौन साइड लगेगा, अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ। तो ये तो है अंदर की तरफ फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स कितने हैं सेम है। देखो ये तो हो गई 0, इनको छोड़ो, ये फोर्स क्या है BIL sin 90, और ये BIL sin 90, दोनों सेम है, और एक लग रहा है अंदर की तरफ और एक लग रहा है बाहर की तरफ। देखो AB हिस्से में कौन साइड लग रहा है इनवर्ड्स, मतलब इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, और ये आउटवर्ड इस पे ऐसे लग रहा है। तो जब दो फोर्स इक्वल लग रहे हो, ठीक है, जब दो फोर्स इक्वल लग रहे हो, तो वो जो बॉडी है वो चलती नहीं है, ठीक है, वो घूमती है। जैसे ये है, देखिए चलना तो मतलब ये हो गया कि ये ऐसे गया, जैसे अंदर फोर्स लगा तो ऐसे गया, बाहर तरफ लगा तो ऐसे गया, लेकिन अंदर और बाहर दोनों सेम फोर्स लग रहे, तो ये टर्न कर जाएगी। जैसे पंखा है, ठीक है, पंखा क्या करता है, टर्न करता है, ना कि चलता है। जैसे हमें बोल रहे थे पंखा चल रहा है, तो पंखा चल रहा है तो चल के जाता क्यों नहीं हो कहीं पे, ठीक है, वो क्या करता है, टर्न करता है वो, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, वो घूमता है। तो ऐसे ही यहाँ पे एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ, तो ये कोई ऐसे टर्न कर गई, ठीक है। और मोटर में ऐसे ही होता है, टर्न करती है। तो ये हिस्सा टर्न कर गया, ये टर्न क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग हमने कंडक्टर रखा था, तो उसके ऊपर फोर्स लगा, एक हिस्से के अंदर, एक हिस्से बाहर की तरफ, तो ये ऐसे टर्न कर गया, ठीक है। अब ये टर्न करने के बाद किस सिचुएशन देखो इसमें, अब बात आती है इसकी कम्यूटेटर वाले पार्ट की। अब इसमें देखो ये चीज़ यहाँ पे जब ये ऐसे घूम जाएगा, मतलब ये पार्ट है ए बी पार्ट ये है, और ये CD पार्ट है। अब जैसे इसके ऊपर फोर्स लगा अंदर की तरफ, इसके ऊपर बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ फोर्स लगा बाहर की तरफ, तो हमने देखा ये घूम गया, हाफ रोटेशन होगी, ठीक है। पहले ऐसे था ये, और ये घूम के ऐसे हो गया, हाफ रोटेशन होगी। अब हाफ रोटेशन होने के बाद ये AB हिस्सा, ये कौन साइड चला गया, ये चला गया इस साइड, और ये आ गया इस साइड। अब ये लगातार ऐसे ही घूमे, तो ऐसे ही घूमे, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये ऐसे था, ये ऐसे क्यों घुमा था, क्योंकि इस हिस्से फोर्स की साइड लगा था अंदर की तरफ, इस पर बाहर की तरफ। तो जब ये हाफ रोटेशन करके आए,
तो इस हिस्से में करंट ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाएगा तभी इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, और इसमें नीचे की तरफ आने चाहिए तभी इसमें फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये कंटिन्यूसली ऐसे घूमता रहेगा। अदरवाइज क्या होगा इसमें, देखो ये हिस्सा, अब देखो ए बी में पहले करंट किस साइड था, किस साइड जा रहा था, ऊपर की तरफ। अब ये हिस्सा सी डी आ गया इस साइड, तो सी डी में करंट कौन साइड जाना चाहिए, ऊपर, लेकिन सी डी में तो करंट कौन साइड आ रहा है, नीचे। तो इसका मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन जैसे ये हाफ रोटेशन चेंज करके आ जाए तो करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जानी चाहिए, या रिवर्स हो जानी चाहिए। ए बी में जैसे ऊपर जा रहा था तो नीचे की तरफ जाना चाहिए। देखो एक बार फिर से ध्यान से, ये ए बी था, ये सी डी था, ऐसे ये ए बी और सी डी। तो ए बी में करंट कौन साइड जा रहा है, ऊपर, और सी डी में करंट नीचे, क्योंकि ऊपर जब करंट इसमें जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करंट ऊपर, तो फोर्स कौन साइड लगा, अंदर की तरफ, सी डी में। ठीक है, इनकी एकदम बाद नहीं करके इनके तो फोर्स कितना होगी, 0। तो सी डी में देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट नीचे, तो फोर्स की साइड लगे बाहर की तरफ, तो इस पे अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, तो ये ऐसे अंदर की तरफ लगा, बाहर की तरफ, तो ये हाफ रोटेशन इसकी होगी कंप्लीट। तो ए बी हिस्सा इसका कहाँ चला गया, उस साइड चला गया, और सी डी कौन साइड आ गई, इस साइड आ गया। अब हम चाहते हैं कि इस हिस्से में ये हिस्सा फिर से ऐसे जाए, और ऐसे कब जाएगा, जब इसमें करंट कौन साइड जाए, ऊपर, लेकिन ये हिस्सा कौन सा है, सी डी, इसमें करंट किस साइड जा रहा है, नीचे। तो इसका मतलब सी डी में करंट क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो एक ऐसा इसमें हम वो करते हैं सिस्टम कि यहाँ पे जैसे ही हाफ रोटेशन होए तो यहाँ पोलैरिटी इसकी वो हो जाए, चेंज हो जाए। मतलब ए बी में जो करंट ऊपर जा रहा था वो कौन साइड जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। सी डी में जो करंट नीचे जा रहा था वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे एक जैसे स्प्लिट रिंग लगा दी। अब स्प्लिट रिंग क्या होती है, देखो ये ऐसे होती है, ये जैसे रिंग है, ये इसमें थोड़ा सा अलग बना है इसमें डायग्राम, ठीक है, ये समझने के लिए। ये स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग मतलब कि जैसे एक हमने वो ली रिंग और उसको बीच में से ऐसे काट दिया तो वो स्प्लिट रिंग होगी। अब ये रिंग है, ये कनेक्ट होती है इसके साथ होती कनेक्टिंग, ये हिस्सा है, जैसे ये हो गया ए बी के साथ, तो ये ए हो गया, ठीक है, और ये हिस्सा हो गया कौन सा, ऊपर की तरफ, जैसे बी हो गया, ये ए बी हो गया, और ये है किसके साथ, सी डी के साथ। ये स्टार्टिंग में ऐसे है, ये ऐसे बना है, ये है स्प्लिट रिंग्स। और इनके साथ देखो ये है, ये स्प्लिट रिंग ऐसे, जैसे ये है टूटी हुई, मतलब आधी रिंग है, और इसके साथ ये वेल्ड कर रखी है ये हिस्सा ए बी, ऐसे ही ये है, इसके साथ ये वेल्ड कर रखा है सी बी। तो ऐसे है ये, एक तरह से ऐसे है ये, ठीक है। तो ये जैसे ये हिस्सा है, ये किस साथ कनेक्ट है, ए बी के साथ, और ये हिस्सा किस साथ कनेक्ट है, सी डी के साथ। अब हाफ रोटेशन के बाद ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ आ गया, ऐसे। तो जब ये घूमेगा तो ये रिंग भी घूमेगी ऐसे, जैसे ऊपर की कोयल है वो जब घूम रही तो ये भी ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी, अब ए बी में करंट कौन साइड जा रहा था, ऊपर की तरफ, और इसमें करंट किस साइड जा रहा था, नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमने ऐसा इसमें वो कर रखा है सिस्टम की, इसको कनेक्ट कर दिया प्लस के साथ और इसको कनेक्ट कर दिया माइनस के साथ, ठीक है। तो ए बी किसके साथ कनेक्ट है, या प्लस के साथ कनेक्ट है, और ये सी डी किसके साथ कनेक्ट है, माइनस। हाफ रोटेशन के बाद सी डी कौन साइड आ जाएगी, इस साइड, वो घूम के ऐसे आ जाएगा, तो वो किस साथ हो जाएगा, प्लस के साथ, और ए बी किस साथ हो जाएगा, माइनस के साथ, ठीक है। करंट की डायरेक्शन वही होगी सेम, क्योंकि इस हिस्से में करंट ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, और इस हिस्से में नीचे करंट कब जाएगा, जब नेगेटिव के साथ। तो पहले ए बी, ये है ए बी, ये किसके साथ कनेक्ट है, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। ये किस साथ कनेक्ट है, ये नेगेटिव के साथ। हाफ रोटेशन के बाद ये किस साथ कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव के साथ हो गया, इसके साथ नेगेटिव के साथ, और ये किस साथ हो गया, पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो डायरेक्शन इसकी होगी चेंज, और हाफ रोटेशन के बाद इसमें हमें यही चेंज करनी है डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो ऐसे, जब इसके साथ ऐसे तार जोड़ दिया, ऐसे बैंड कर दिया, तो ये घूमेगा, तो वो तार भी ऐसे घूमता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो तार टूट जाएगा। देखो ये है 2 तार, तो ये घूमता गया ऐसे ऐसे, तो उसके ऊपर ये ऐसे, मतलब ऐसे ट्विस्ट होता जाएगा, और वो फिर टूट जाएगा। तो उसके लिए हमने ऐसा इसमें किया है, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा दी। ये कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश, ये घूमती नहीं है,
फिक्स है, ये इसके साथ टच है। कार्बन हम क्यों लेते हैं, कार्बन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये रिंग है, इसके साथ कार्बन लगा, जैसे कार्बन हो गया वो जो इसमें जैसे साइकिल के ब्रेक होते हैं, ठीक है, वो रबर होता है, ऐसा होता है ये कार्बन। लेकिन यहाँ पे ये कंडक्टिंग होता है, वो तो इंसुलेटर होता है, ये होता है कंडक्टिंग, ताकि वो इसके साथ टच हो तो आवाज़ ना हो, ठीक है। तो साइकिल में होता है ना, तो ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारते तो ब्रेक शूज़ किसके साथ कनेक्ट होते हैं, साइकिल की रिंग के साथ, तो वो मेटल है, तो वो जब हम दबाते हैं तो हम देखते हैं आवाज़ नहीं आती इतनी, लेकिन मेटल अगर होगा तो आवाज़ आएगी, ठीक है। तो ये ब्रेक ये हो गए, शूज़ हो गए, ये कार्बन ब्रशेज होगी, तो कार्बन ब्रशेज इसके साथ टच है, तो ये जब घूमेगा तो टच होगा, तो ये घूमेगा तो उससे क्या आएगी, आवाज़ आएगी। लेकिन यहाँ पे हमने कार्बन ब्रशेज यूज़ करते हैं, यानी इनके बीच में फ्रिक्शन है वो कम है, तो आवाज़ इतनी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसके साथ टच है, और ये हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव के साथ, ये बैटरी है, और ये की होगी, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेज है, D1 D2 लिख देते हैं, D1 और D2, और ये स्प्लिट रिंग है S1 S2, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर पार्ट में क्या हो गया, B1 B2 कार्बन ब्रशेज है ये, और ये S1 S2 क्या है, स्प्लिट रिंग्स। कार्बन ब्रशेज फिक्स्ड है ये, और ये मूवेबल है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमेगा, और जब ये इसके साथ आ जाए, देखो ऐसे टच है, ये ऐसे टच है इसके साथ, जैसे ये हो गया ना पार्ट इसका स्प्लिट रिंग का, तो ऐसे टच है ये इसके साथ, और जब ये ऐसे घूम जाएगा तो ये उसके साथ टच हो गया दूसरी कार्बन ब्रशेज के साथ, और अब ये हिस्सा इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इसके साथ पॉजिटिव के साथ कनेक्ट, तो ये है AB का हिस्सा, ये यहाँ चला गया, ठीक है। AB अब कुछ किसके साथ कनेक्ट हो गया, दूसरी ब्रशेज के साथ, जिसके साथ माइनस है, लेकिन वो जो CD वो आ गई ऐसे, अब ये इससे कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन ही तो चेंज इसमें हमें करनी थी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज अगर नहीं होती, इसमें बताया था इसमें डायरेक्शन चेंज अगर नहीं होती तो ये ऐसे घूमती ही लगातार, क्योंकि इसमें फोर्स लगा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, तो ये आधी इसमें घूमगी, तो इस पर फोर्स किस साइड लगना चाहिए, अंदर की तरफ, लेकिन करंट नीचे जा रहा था तो करंट ऊपर जाना चाहिए, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम ये सिस्टम करते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। तो कम्यूटेटर का काम क्या है, यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज करना, तो ऐसे ही ये मोटर घूमती रहेगी, और ये मोटर घूमती रहेगी, ठीक है। और पंखे के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब इस मोटर के साथ जैसे हमने वो लगा दिया, मिक्सर लगा दिया, मिक्सी होती है उसमें मोटर होती है, तो हम क्या लगाते हैं, मिक्सर लगा, तो वो मोटर घूमती है, तो उसके बाद मिक्सी घूमती है, ठीक है। पंखे के अंदर भी ऐसे ही है, और जैसे काफ़ी मोटर होती है, कार के अंदर मोटर होती है, उसमें भी ऐसे ही होता है, तो उसके अंदर ये प्रिंसिपल यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो ये आ गया स्टेटर, रोटर, कम्यूटेटर। अब वर्किंग, फोर्थ पार्ट होगी इसकी वर्किंग का। वर्किंग में क्या होगा, देखो वर्किंग में सिंपल है, ये की को हमने जैसे ही क्लोज किया तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होते ही क्या होगा, इसमें हो जाएगा करंट जाएगा, तो इस हिस्से में फोर्स किस साइड लगेगा, अंदर की तरफ, और इसमें बाहर की तरफ, ठीक है। जो मैंने बताया वही है, इसमें बाहर तरफ, तो ये घूम जाएगी। हाफ रोटेशन होने के बाद या करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, किसकी हेल्प से, कम्यूटेटर की हेल्प से, तो कम्यूटेटर की हेल्प से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब CD के अंदर किस साइड जाए करंट, ऊपर, और AB के अंदर नीचे, तो फिर या CD पे फोर्स किस साइड लगेगा, अंदर की तरफ, AB बाहर की तरफ, तो फिर ये मोटर ऐसे घूम गई है। पहले क्या था, ये कोई ऐसे घूम गई, अब ये फिर फोर्स लगा ऐसे घूम गई, फिर इसमें डायरेक्शन होगी चेंज, अब AB में ऊपर जाएगा, CD में नीचे जाएगा, फिर ये घूम गई। तो ऐसे ये प्रोसेस लगातार होती जाएगी, और ये मोटर कंटिन्यूसली घूमती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल, इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन, डायग्राम एंड वर्किंग, ठीक है। अब इसके अंदर जो नोट करना है वो मैं तुम्हें भेज दूंगा कि क्या क्या नोट करना है, तो वो नोट कर लेना। थैंक यू।